बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टेक एंड फन की जानब से खुश आमदीद दोस्तों। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानब से शानदार किस्म की वैकेंसियों का ऐलान किया गया है और ये वैकेंसीज़ भी 1 2 4 100 नहीं, 1000 वैकेंसीज़ हैं और इसमें एज लिमिट भी 18 से 35 साल है। और मज़े की बात है, इसमें प्राइमरी से लेकर हाई सेकेंडरीज क्वालिफ़िकेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल में एक इंतहाई मज़े की जॉब है ये, क्योंकि ये हर कोई बंदा जिसने प्राइमरी से ऊपर ऊपर क्वालिफ़िकेशन जिसकी है वो बंदा इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। और स्पेशली उन लोगों के लिए बहुत बेहतर चांस है जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़ सके किसी मजबूरी के तहत। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को और देखते हैं इसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन हैं और क्या क्या जॉब्स हैं। Applicants are invited from eligible candidate having domicile of Khyber Pakhtunkhwa एक्सेप्ट NMDS। NMDS का मतलब ये हुआ कि जो भी नए कुछ एरियाज़ मर्ज किए गए हैं KVK के अंदर, उनके मतलब न्यू मर्ज एरियाज़ जो हैं उनका कहा जा रहा है कि वो भी इन सर्विस में इंक्लूडिंग है। उनके बंदे भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। पोस्ट posts purely and fixed pay on contractual base as per project policy till project life under ADP scheme. Establishment of 200 family welfare center in Khyber Pakhtunkhwa 2020-23. Directorate General Population Welfare Department Khyber Pakhtunkhwa. Criteria फॉर सिलेक्शन इज़ शोन अगेंस्ट ईच पोस्ट एज अंडर। इनका मतलब है कि ये जो एक वैकेंसीज़ हैं ये एक टेम्परेरी बेसिस पे हैं और दूसरा फिक्स्ड पे है। इनकी सैलरीज इंक्रीज़ नहीं होनी, मगर जो लोग बेरोज़गार हैं उनके लिए एक इंतहाई अच्छा चांस है। तो उनको बस फिक्स्ड पे है जो भी है, अगर उनको मतलब सूट करती हैं तो उसमें ज़रूर अप्लाई करें। नंबर 1 फैमिली वेलफेयर वर्कर, ये इनको फ़ीमेल चाहिए और उनका जो पे स्केल होगा वो BPS 9 के इक्वल होगा। नंबर ऑफ़ पोस्ट 200 हैं। एज उनको चाहिए 18 to 30 ईयर्स। खैबर पख्तूनख्वा कहीं के भी हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के डोमिसाइल के हामिल लोग कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। फ़ीमेल ख़वातीन, ठीक है। एटलीस्ट सेकेंड क्लास सेकेंडरी स्कूल certificate of equivalent qualification from a recognized board and 2 years family welfare worker training course from regional training institute RTI population welfare department। ये कह रहे हैं कि उसने सेकेंडरी स्कूल तक उन्होंने क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए उन फीमेल्स की। और उसके अलावा 2 साल का एक उनका ट्रेनिंग कोर्स होता है वेलफेयर डिपार्टमेंट की जानिब से, जो कि बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट वेलफेयर से रिलेटेड वो उन्होंने कोर्स कर रखे होते हैं RTI में। तो वो इसके लिए एलिजिबल होंगी BPS 9 के लिए, ठीक है। अब नीचे आ जाएं। वेलफेयर सेकंड नंबर पे वेलफेयर फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट, ये मेल हैं, ये भी 200 हैं और इनका स्केल है BPS 7। एज 18 to 30 ईयर है। इनके लिए क्राइटेरिया सिर्फ सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है और कुछ भी नहीं। और एक्सपीरियंस वगैरह भी इनका कोई भी मेंशन नहीं किया हुआ, ठीक है। नंबर 3 पे फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट फ़ीमेल, ये भी 200 हैं और इनके लिए भी सेम कंडीशन है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए। और नंबर 4 पे आया है हेल्पर फ़ीमेल और ये BPS 3 स्केल है इनका, ये भी 200 हैं और इनकी एज लिमिट है 18 to 35 ईयर। 5 साल इनको रिलैक्सेशन दी गई है और इनको सिर्फ जस्ट प्राइमरी पास चाहिए और ये फ़ीमेल्स इनको चाहिए। अब रह गए चौकीदार लास्ट में, और चौकीदार भी BPS 3 में आते हैं और उनकी भी 200 है तादाद।
वो भी एज उनकी 18 से 35 ईयर है, और प्राइमरी पास उनको चाहिए। अब आ जाते हैं हम इनकी टर्म्स एंड कंडीशन पे। अच्छा दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पेज को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद आने वाली नई अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें, और हमारी भी इससे हौसला अफजाई होती है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, दी रिक्रूटमेंट विल बी मेड एज़ पर प्रोजेक्ट पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। ये कह रहे हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट की जो है ना पॉलिसी, ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो पॉलिसी है उसी के मुताबिक है। इसके अलावा कोई नहीं। जनरल एयर सिलेक्शन इज़ नॉट एडमिसिबल एज पर प्रोजेक्ट पॉलिसी, देयर फॉर और ओवर एज अंडर एज कैंडिडेट शेल नॉट अप्लाई। वो कह रहे हैं ना ओवर एज और ना अंडर एज, ये खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिसी के अंदर है। ना ओवर एज चलता है, ना अंडर एज चलता है, ना छोटी उम्र का और ना ज़्यादा बड़ी उम्र का। ठीक है। जो बंदे 18 से 35 साल के दरमियान हैं, जस्ट वही अप्लाई कर सकते हैं। दी कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ सर्विस एम्प्लॉय थ्रू प्रॉपर चैनल। ये कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो कि कहीं किसी गवर्नमेंट इदारे में ऑलरेडी जॉब कर रहा है, अगर वो इनके लिए अप्लाई करते हैं तो उनको चाहिए कि वो जो है ना इसके प्रॉपर एनओसी लेने के बाद ही उनके लिए अप्लाई करें, क्योंकि ड्यूरिंग द इंटरव्यू उनसे एनओसी के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, नंबर 4 पे आ जाएं। एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंडक्ट काउंटेड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिटायरमेंट। ये कह रहे हैं काउंटेड होगा कि मतलब ये जो इनकी एज है, क्वालिफिकेशन है, ये एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी है, ये जब तक इसकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी होती है किसी भी जॉब की, तो उसकी डेट ऑफ एक्सपायरी तक काउंट की जाएगी। अदरवाइज़ वो अगर वो मतलब उनकी जो डेट ऑफ एक्सपायरी बनती है उस तक अगर बंदा ओवरेज होता हुआ तो वो फिर इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा वो कह रहे हैं अगर कोई बंदा एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए अप्लाई करता है तो वो एक से ज़्यादा अलग अलग अपने फॉर्म डाउनलोड करेगा और अलग अलग ही भेजेगा, ना कि एक ही इन्वेलप में वो सारी पोस्टें भेज दें। नंबर 5 पे वो कहते हैं कि अप्लाई मोर देन पोस्ट फॉर रिटायरमेंट सबमिशन सेपरेट एप्लीकेशन। ये मैंने आपको बता दी है, वो सेपरेट का ही कह रहा है। नंबर 6 पे आ जाए। इन केस ऑफ रीजन डिग्री। हाँ जी, वो कह रहे हैं अगर इन्होंने किसी बंदे ने आउट ऑफ कंट्री से कोई डिग्री ली हो, उसने अपने सर्टिफिकेट को HEC से हायर एजुकेशन कमीशन से उसने ज़रूर उसको मतलब तस्दीक वगैरह करवा के हमें देना है, या HEC से उसने अपनी डिग्री को मार्क ज़रूर करवाना है, HEC से वो प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट देयर एप्लीकेशन फॉर्म विल 20 डेज़। वो कह रहे हैं कि जो हमारी पब्लिश की डेट है, पब्लिश की डेट के 20 दिन के अंदर अंदर आपने अपनी एप्लीकेशंस हमें भिजवानी है, ना उससे बाद की कोई भी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ओनली एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट बी कॉल्ड फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट सिक्योरिटी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म्स। वो कह रहे हैं कि सिर्फ हम एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को कॉल पे करेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन सबमिटेड विल बी फेक डॉक्यूमेंट विल बी रिजेक्टेड एंड स्टेज ऑफ द सिक्योर स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट। वो कह रहे हैं कि जिसकी इनके कंप्लीट एप्लीकेशन होगी और इसके अलावा जिसने कोई बीच में ब्लंडर वगैरह मारा होगा, वो बंदा हम कहीं भी उसको डिस क्वालिफाई कर सकते हैं। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ द राइट ऑफ डिक्लेयर डेफर और द कैंसल। वो कह रहे हैं कि भाई इन जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी के पास मुकम्मल राइट है कि वो कभी भी इसको ना कैंसिल कर सकती है। और नंबर 11 पे आ जाए। मोबाइल फ़ोन्स, वेपन्स, कैलकुलेटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विल नॉट अलाउड। वो कहते हैं कि किसी भी इम्तहानी सेंटर में वैसे भी ये चीज़ें, मोबाइल फ़ोन्स, कोई पिस्तौल वगैरह, कोई वेपन्स और कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं होता, इस एग्ज़ाम में भी नहीं होगा। ठीक है। नंबर 13 पे 11 एप्लीकेशन फ्रॉम एंड फी डिपॉजिट स्लिप मे बी डाउनलोडेड
obtained from the ATS ऑफिशियल वेबसाइट। वो कहते हैं कि ATS की ऑफिशियल वेबसाइट जो https://www.ats.ori.pk से आप इसको डाउनलोड कर लें। फ़ी इज़ नॉट ट्रांसफरेबल फॉर रिफंडेबल। वो कह रहे हैं जो आपने फ़ी जमा करवाई होगी ये बिल्कुल भी रिफंडेबल नहीं है। अच्छा, अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ CNIC एंड 2 वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स मस्ट बी अटैच विद एप्लीकेशन फॉर्म। वो कहते हैं इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ 2 वाइट बैकग्राउंड वाले फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ के वो भी आपने अटैच करने ज़रूरी हैं। उसके बाद फॉर्म प्रोसेसिंग फ़ी कैन बी डिपॉजिट ऑनलाइन इन एनी HPL बैंक एंड बैंक अल हबीब कंट्री वाइड ब्रांचेस। वो कहते हैं कि आप पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में इसका HBL या बैंक अल हबीबी किसी ब्रांच में आप इसकी फ़ी जमा करवा सकते हैं। ड्यूली फाइंड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप। जब आप इनको शुड रीच विद इन 21 डेज थ्रू एनी कोरियर सर्विस। वो कह रहे हैं कि जो ओरिजिनल स्लिप होगी एप्लीकेशन के साथ आप किसी भी 21 कोरियर सर्विस से पोस्ट ऑफिस से या किसी और कोरियर सर्विस से आप उनको 21 दिन के अंदर अंदर भेज सकते हैं। ठीक है। और इनका जो एड्रेस है वो इन्होंने साथ मेंशन किया हुआ है। मैनेजर ऑपरेशन अलाइड टेस्टिंग सर्विस ATS एड्रेस 171 जी स्ट्रीट नंबर 36 सेक्टर F10 1 इस्लामाबाद। ठीक है। फॉर क्योरी टू हेल्प, मतलब आप किसी भी उनसे हेल्प की लिए अगर रब्ता करना चाहें तो इन्होंने मोबाइल नंबर अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है 0512153577729, मतलब 7789 भी है आगे। ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट सबमिटिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट विल बी। वो कह रहे हैं अगर किसी भी कैंडिडेट ने अपनी किसी किस्म की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी तो हम उसी को रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान ही डिस्क्वालीफाई कर देंगे और उल्टा उस पर फ़ाइन वगैरह भी होगा। कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू SMS बाई ATS। वो कह रहे हैं कि कैंडिडेट को ATS से ही जो इनका एक इदारा है उससे इन्फॉर्म किया जाएगा। उसके बाद वो अपना रोल नंबर स्लिप वगैरह उनकी जो वेबसाइट है वो मैं साथ लिंक में दे दूँगा, उससे वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कैंडिडेट आर डायरेक्टेड नॉट टू गिवन पॉट इन कन्वर्टेड मोबाइल नंबर वो कह रहे हैं कैंडिडेट आर डायरेक्टेड नॉट टू गिव पॉट इन कन्वर्टेड मोबाइल नंबर डेट टाइम एंड वेन्यू और स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी मेंशन एंड रोल नंबर से। वो कह रहे हैं कि हम उनको ना जो डेट टाइम और स्क्रीनिंग टेस्ट है वो सब कुछ रोल नंबर स्लिप पे मेंशन होगा कि सेंटर कौन सा है। अच्छा, नो सेपरेट कॉल लेटर। वो कहते हैं हम कोई भी किसी भी कैंडिडेट को सेपरेट कॉल लेटर नहीं भेजेंगे। रिक्रूटमेंट इन दी प्रोजेक्ट विल बी मेड ऑन डिस्ट्रिक्ट domicile based in merit in each category of post card uh, as per final distribution alignment of the family welfare candidates each are district in approved रिजर्व्ड PC1। ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम बाकायदा डोमिसाइल बेस पे बंदे को सिलेक्ट करेंगे और हर एक डिस्ट्रिक्ट की जितनी उनकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से करेंगे। इफ़ एनी एलिजिबल कैंडिडेट आर अवेलेबल इन दी डिस्ट्रिक्ट देन कैंडिडेट फ्राम दी अदर डिस्ट्रिक्ट विल बी अपॉइंटेड बेस्ड ऑन दी ओवरऑल मेरिट ऑर्डर ऑफ दी कैडर। वो कह रहे हैं कि भाई अगर तो कैंडिडेट यहाँ पे अवेल ना हुआ तो फिर हम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से उस बंदे को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, ये नॉर्मली होता है। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द स्क्रीनिंग स्किल टेस्ट बी आस्क्ड टू सबमिट देयर अटेस्टेड वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स टेस्टिमोनियल्स फॉर द फ्यूचर एलिवेशन प्रोसेस ऑन द बेस ऑफ सिलेक्शन। वो कह रहे हैं बस सिलेक्शन के बाद हम उसे कहेंगे तो हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाने होंगे। और सबसे लास्ट वो कह रहे हैं हम कोई TA बिल्कुल भी नहीं देंगे।
दोस्तों साथ देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।